Good morning, children. Welcome to Shortcut. So, today we will start a new chapter of English, chapter number 2. The name of the chapter is Maggie Cuts Her Hair. तो मैगी नामक एक बच्ची की एक कहानी है जो कि अपने भाई के साथ मिलकर अपने बाल काट लेती है और इस बात की जानकारी उसके परिवार को नहीं होती है। और जब उनके फैमिली में मदर फादर को ये बात पता लगती है कि मैगी ने अपने बाल काट दिए हैं, तो क्या होता है, कैसे वो फैमिली रिएक्ट करती है मैगी की इस हरकत के ऊपर, ये हम जानेंगे इस कहानी के अंदर। तो चलिए चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि मैगी ने ऐसा क्यों किया और उसकी फैमिली को जब पता लगा तो फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया। द डॉटसन्स वर सर्टेनली अ हैंडसम फैमिली। अब डॉटसन के बारे में बात की गई है, ये फैमिली का नाम है उनका। तो डॉटसन जो है उनकी सरनेम है, जैसे हमारे यहाँ पर शर्माज, मेहताज एट्सेट्रा होता है, वैसे ही वहाँ पर जो इंग्लिश नेम है उसमें डॉटसन उनकी फैमिली नेम है, उनका फैमिली नेम है। तो डॉटसन जो है वो बहुत ही हैंडसम फैमिली है, यानी कि उनका परिवार जो है वो पूरा ही हैंडसम है। ये जो वन वर्ड आंसर्स हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन करते जाइए। ये वन वर्ड आंसर्स में पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। तो डॉटसन फैमिली जो थी वो बहुत ही हैंडसम फैमिली थी। और मिसेस ग्लेग जो कि इसी फैमिली के एक मेंबर थी, वॉज नॉट एट लीस्ट हैंडसम ऑफ द सिस्टर्स, और वो भी बहुत ही सुंदर थी अपनी बहनों की तरह। एज शी सैट इन मिसेस टुलिवर्स आर्म चेयर, नो इम्पार्शियल ऑब्जर्वर कुड हैव डिनाइड दैट फॉर अ वुमन ऑफ 50। अब वो सीन क्या बताया गया है, जो मिसेस ग्लेग है वो मिसेस टुलिवर की आर्म चेयर, उनकी जो चेयर है उसके ऊपर वो बैठी हुई हैं, और वहाँ से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति, यानी कि वहाँ से कोई भी ऑब्जर्वर जो गुजर रहा है, वो उस वुमन को देखे बिना वहाँ से नहीं गुजर सकता। यानी कि वो लेडी इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता था। शी वॉज अराउंड 50, उनकी उम्र कितनी बताई गई है, 50। एंड शी हैड अ वेरी comely face and figure, though Tom and Maggie considered their aunt Glegg as the type of ugliness। अब बताया गया है कि वो लेडी जो थी उनका फेस और उनका फिगर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन फिर भी उनके जो बच्चे थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि उन जो मिसेस ग्लेग हैं वो टॉम और मैगी की आंटी थी, वो उनकी आंट थी। इसलिए टॉम और मैगी जो थे वो अपनी आंट ग्लेग को बिल्कुल भी सुंदर नहीं मानते थे, और टॉम और मैगी के लिए ग्लेग जो थी वो एक अगलीनेस की मूर्ति थी, यानी कि शी वॉज नॉट दैट ब्यूटीफुल एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। हे डे, said Aunt Glegg with loud emphasis, do little boys and girls come into a room without taking notice of their uncles and aunts? That wasn't the way when I was a little girl। अब यहाँ पर गर्ल वर्ड यूज़ किया गया है, इट रिप्रेजेंट द गर्ल। यहाँ पर गर्ल वर्ड जो यूज़ किया गया है उसका मतलब यहाँ पर गर्ल से ही बात की गई है। आंट ग्लेग जो हैं वो बच्ची से कहती हैं, उन दोनों से, मैगी और उनके ब्रदर से, कि क्या तुम दोनों बिना नॉक किए रूम में आ सकते हो अपने अंकल और आंट से परमिशन लिए बिना? हम जब छोटे थे तब तो हम ऐसा नहीं करते थे। यहाँ पर हमारे सामने एक चीज़ बताई गई है, आंट ग्लेग जो है वो बताना चाहती हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा सिंसियर थे, वी वर वेरी मच मैनरफुल व्हेन वी वर किड्स। जब हम आपकी तरह छोटे थे तो हम बहुत ही एटिकेट्स और मैनर्स को फॉलो करते थे, क्योंकि जब भी हम किसी के रूम में जाते हैं तो नॉक करके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो दोनों बच्चे हैं जिनका नाम यहाँ पर मैगी और टॉम बताया गया, वो दोनों बिना नॉक किए अंदर चले जाते हैं। तो इस पर आंट जो है वो थोड़ा गुस्सा होती हैं। गो एंड स्पीक टू योर आंट्स एंड अंकल्स माई डियर्स, said Mrs. Tulliver, looking anxious and melancholy. She wanted to whisper to Maggie a command to go and have her hair brushed। अब मिसेस टुलिवर जो हैं वो कहती हैं कि जाओ और जाकर अपने अंकल और आंट्स जो भी हैं, आपके जो अंकल्स और आंट्स हैं, उनसे आप बात करिए मेरे बच्चों जाकर। और वो काफ़ी एंक्शियस है और काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं क्या करने के लिए, क्योंकि वो मैगी को कमांड देती हैं, वो कमांड देना चाहती हैं मैगी को कि जाओ और अपने बालों में ब्रश करो, मतलब अपने बालों को
बना लो, क्योंकि बाल शायद उलझे हुए होंगे, इसलिए जो आंट है मिसेस टुलिवर जो हैं वो कहना चाहती हैं कि जाओ और अपने बालों को बना लो। Well, and how do you do? And I hope you are good children. Are you? Said Aunt Glegg. Look up, Tom, look up. Boys as go to boarding schools should hold their heads up. Look at me now. Tom declined that pleasure apparently, for he tried to draw his hand away. अब आंट ग्लेग जो हैं वो कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम जाओगे और अब अच्छे से ये जो आपको दिया गया है काम, यानी कि मैगी को कहा गया अपने बालों को साफ़ करो, यानी कि ब्रश करो उसमें, तो तुम ये काम अच्छे से करोगे और तुम दोनों ही अच्छे बच्चे हो। और फिर वो कहती हैं कि ऊपर देखो टॉम, वो टॉम से बात करते हुए उसे कहती हैं कि तुम सामने देखो, क्योंकि जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल्स में जाते हैं, बोर्डिंग स्कूल का मतलब होता है हॉस्टल, यानी कि जहाँ पर बच्चे रहते भी हैं और वहीं पर वो पढ़ते भी हैं और उनका रहना भी वहीं होता है। तो आप जब बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं बॉयज़, तो उस समय वो अपना सर ऊंचा करके बात करते हैं, सामने देख के बात करते हैं, इसीलिए आंट ग्लेग कहती हैं कि तुम भी सामने देखो मेरी तरफ। लेकिन टॉम जो है वो ऐसा नहीं करता है और वो अपना हाथ छुड़ाकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। पुट योर हेयर बिहाइंड योर ईयर्स मैगी एंड कीप योर फ्रॉक ऑन योर शोल्डर। आगे मैगी से कहा गया है कि मैगी अपने बालों को अपने कानों के पीछे रखो। आपने देखा होगा लड़कियों के बाल जो हैं वो कानों से नीचे लटकते हैं, तो लड़कियां बार बार अपने बालों को कानों के ऊपर करती रहती है ताकि वो उनके चेहरे पे ना आए। तो मैगी से कहा गया है कि तुम अपने बालों को कानों के ऊपर रखो, कानों के पीछे रखो और अपनी फ्रॉक जो है उसे शोल्डर पे रखो। Aunt Glegg always spoke to them in this loud, emphatic way as if she considered them deaf. अब आंट ग्लेग का जो बात करने का तरीका यहाँ पर बताया गया वो बहुत ही रूखा बताया गया, यानी कि शी वॉज नॉट स्पीकिंग टू दोज चिल्ड्रन इन अ पोलाइट वे। वो बहुत गुस्से से लाउडली चिल्लाकर उन दोनों से बात करती थी, जैसा प्रतीत होता था जैसे वो दोनों बच्चे बहरे हैं, इसीलिए ज़ोर से बात की जा रही है चिल्लाकर, लेकिन एक्चुअल में वो दोनों बच्चे बहरे नहीं थे। आई थिंक द गर्ल हैज़ टू मच हेयर, I would have it thinned and cut shorter. Sister, if I was you, it isn't good for her health. अब वो कहती है कि गैल मतलब यहाँ पर फिर से बात की गई है लड़की की, गर्ल को यहाँ पर गैल कहा गया है। ये एसेंट के हिसाब से फ़र्क है, तो बोलने में और जिस प्रकार से हम लिखते हैं उसको गर्ल, तो कुछ भाषाओं में इसको गैल प्रोनाउंस किया जाता है, गैल, जैसे कि अंग्रेज़ लोग हैं उनका एसेंट जो रहता है उस तरीके से। तो बोलती हैं कि तुम्हारे बाल तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं और मैं तुम्हारे बाल, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तुम्हारे बाल छोटे कर देता। सिस्टर, ऐसा कहा गया है, इफ़ आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या होती तो मैं तुम्हारे बाल जो है वो लंबे उसको छोटा कर देती, क्योंकि लंबे बाल जो हैं वो हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं। नो नो सेड मिस्टर टुलिवर, द चाइल्ड्स हेल्दी इनफ, there is nothing ails her, but it would be as well if Bessie would have the child's haircut as it would lie smooth. तो वहाँ पर मिस्टर टुलिवर भी बैठे हुए हैं। हमने बात की थी वो लेडी जो है मिसेस ग्लेग जो हैं वो मिसेस टुलिवर की आर्म चेयर पे बैठी हुई थी, तो वहाँ पर मिस्टर टुलिवर भी अवेलेबल हैं। तो मिस्टर टुलिवर जवाब देते हैं कि नहीं, इस बच्ची को यानी कि मैगी की बात की जा रही है कि इसके हेल्थ की कोई इसको समस्या नहीं है, कि बाल बड़े होने से इसको हेल्थ पे कोई असर नहीं है, ये बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर इसके बाल थोड़े छोटे कर दिए जाएँ ताकि ये स्मूथ हो जाएँ, क्योंकि आपको पता है जब बहुत लंबे होते हैं बाल और उलझे रहते हैं, तो उससे अगर उसको थोड़ा कट करके इस वे में शेप दे दिया जाए कि वो संभालने थोड़े आसान हो जाएं, तो वो अच्छा रहेगा। ये सलाह कौन देता है? मिस्टर टुलिवर। मैगी सेड मिसेस टुलिवर, beckoning Maggie to her and whispering in her ear, "Go and get your hair brushed, do, for shame. I told you not to come in without going to Martha first. You know I did. Tom, come out with me," whispered Maggie, pulling his sleeve as she passed him. मिसेस टुलिवर जो है वो मैगी को बुलाती हैं, कहती हैं मैगी, और उसको बुलाकर उसके कान में बोलती हैं कि जाओ और अपने बालों को ब्रश करो, यानी कि कंघी करो अपने बालों को, और
अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है तो यहाँ मत आना जब तक तुम बाल अपने ठीक ना कर लो, और सबसे पहले मार्था के यहाँ जाना। मार्था नामक कोई लड़की है मे बी, जिसके घर इसको जाने के लिए मिसेस टुलिवर ने कहा है। तो उसको कहती है कि मार्था के घर जाए बिना तुम वापस मत आना। और जब वो बच्ची मैगी वहाँ से वापस जाने लगती है, यानी कि अपने बाल ठीक करने के लिए, कंघी करने के लिए जाने लगती है, तो वो टॉम का हाथ पकड़ कर खींचती है, उसकी स्लीव को पकड़ कर खींचती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। टॉम फॉलोड मैगी अपस्टेयर्स इनटू हर मदर्स रूम एंड सॉ हर go at once to a drawer, from which she took out a large pair of scissors. "What are they for, Maggie?" said Tom, feeling his curiosity awakened. टॉम जो है वो मैगी को फॉलो करता है अपस्टेयर्स, यानी कि वो ऊपर जाते हैं, और मैगी जाकर सीधा एक ड्रॉअर खोलती है और उसमें से एक बड़ा सा सीज़र यानी कि एक बड़ी कैंची निकाल लाती है। और टॉम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्सुक है जानने के लिए कि मैगी उस चीज़ से क्या करेगी, यानी कि उस कैंची से क्या करने वाली है। मैगी आंसर्ड बाय सीजिंग हर फ्रंट लॉक्स एंड कटिंग देम स्ट्रेट अक्रॉस द मिडिल ऑफ हर फोरहेड। मैगी ने उत्तर देते हुए उसने जो बाल थे उसको काटना शुरू किया, और बीच में से उसने उसको काट ही दिया, यानी कि अपने बालों की आगे की तरफ से, पता है ना बच्चे कैसे बाल काटते हैं आगे की तरफ से, तो आगे से उसने अपने माथे के ऊपर से बालों को काट दिया। और फिर उसने ये बताया कि मैं अपने बाल काटने जा रही हूँ। "Oh my buttons, Maggie, you will catch it," exclaimed Tom. "You would better not cut any more off." तो मैगी चिल्लाती, "ओह मेरे बटन", मतलब मे बी उसके जो पीछे शायद बाल पीछे से कट किए होंगे, तो फ्रॉक का जो बटन होगा शायद वो कटने वाला होगा। तो टॉम कहता है, "कोई बात नहीं, तुम इससे ज़्यादा बाल मत काटो, इट्स इनफ नाउ." Snip went the great scissors again while Tom was speaking, and he couldn't help feeling it was rather good fun. Maggie would look so queer. अब वो जो कैंची है वो चलती जा रही है, टॉम बोलता जा रहा है और कैंची चलती जा रही है, और टॉम कहता है कि ये तो बहुत ही फ़न है, यानी कि बाल काटने, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ों में बहुत शौक होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, जब उनके हाथ में कैंची लग जाए तो उनको बड़ा मज़ा आता है। उनको कोई भी चीज़ उनके सामने आ जाए, भले वो बेडशीट हो, भले वो सोफ़ा कवर हो, भले उनके कपड़े हों, भले आपके कपड़े हों, सबके काट ही देते हैं कैंची से, तो उनको बहुत ही मज़ा आता है ऐसे में। तो ये करते हुए मैगी जो है वो काफ़ी और दिख रही थी, क्योंकि वो बाल अपने काट रही है, और लड़कियों को बाल बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैगी अपने बाल काट रही है। तो ऑल्दो टॉम को ये फ़न भी लग रहा है, लेकिन मैगी जो है वो ऐसा करती हुई काफ़ी और लग रही है, क्योंकि वो अपने ही बाल काट रही है। "Here Tom, cut it behind for me," said Maggie, excited by her own daring and anxious to finish the deed. अब मैगी जो है आगे के बाल तो वो काट लेती है जो उसके पहुँच में होते हैं, लेकिन अब वो बोलती है टॉम से कि टॉम आओ, और पीछे के जो बाल है वो भी तुम मेरी हेल्प करो काटने में, और हम जल्दी से इसको फिनिश कर दें, यानी कि वो जल्दी से जल्दी बाल काटना चाहते हैं। "Never mind, make haste," said Maggie, giving a little stamp with her foot. Her cheeks were quite flushed. अब मैगी कहती है, "नेवर माइंड, घबराओ मत, बट मेक हैस्ट," यानी कि जल्दी करो, यानी कि कोई आ जाए इससे पहले पहले मेरे बाल तुम काट दो। और ऐसा कहते हुए अपने पैर को ज़मीन पे पछाड़ती है कि जल्दी करो, यानी कि हम कभी कभी इस तरह एक्शन करते हैं, जल्दी करो, तो हम हमारे हाथ और पैर हिलते हैं उस समय। और ये जो बच्ची थी मैगी, वो काफ़ी खुश थी ऐसा करते, उसकी जो चीक्स थे, यानी कि उसके गाल जो थे वो एकदम ब्लश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे वो। "The black locks were so thick, nothing could be more tempting to a lad who had already tasted the forbidden pleasure of cutting the ponies में." अब जो पोनी मतलब चोटी का जो नीचे का हिस्सा रहता है, उसको उसने काटा था वो लड़की ने। अब वो चोटी यानी कि मेन जो ऊपर के बाल हैं वो काटने की कोशिश कर रहा है। और फॉर अ लैड यहाँ पर कहा गया है लड़के को, लैड मीन्स अ बॉय, तो लड़के के लिए इससे ज़्यादा कोई प्लेजरेबल चीज़ हो ही नहीं सकती है कि वो उस लड़की के, यानी किसी भी लड़की के बाल काट दे। यानी कि काटना तो बच्चा लड़का हो या लड़की, उनको बड़ा पसंद आता है, छोटे बच्चे इन कामों में तो महारथी होते हैं। "You will catch it, you know," said Tom, nodding his head and hesitating a little as he took the scissors. अब टॉम कहता है, "You will catch it, you know," तुम्हें पता है ये इसको तुम पकड़ सकती हो, लेकिन
अपने सर को हिलाते हुए बोलता है और हेजिटेट भी करता है कि भाई इसको मैं बालों को काट रहा हूँ, क्योंकि बाल एक बार कट गए उसके बाद तो दोबारा भाई बहुत समय लगेगा इनको आने में, और काटने में तो एक पल, बस कैंची घुमाई और काम ख़त्म. द लॉक्स फेल हैवीली ऑन द फ्लोर एंड मैगी स्टूड क्रॉप्ड इन ए जैग्ड uneven manner, but with a sense of clearness and freedom, as if she had emerged from a wood into the open plain. लॉक्स यानी कि जो चोटियाँ थी, जो उसके बालों के जो गुच्छे थे, वो ऊपर से भारी गुच्छे, क्योंकि लंबे बाल थे, वो भारी गुच्छे जैसी कैंची चली वो ज़मीन पर आ गिरे और मैगी के पैर वहीं के जमे रह गए. ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि एक फ्रीडम मिल गया उसे, यानी कि शी वॉज नाउ अ काइंड ऑफ, शी फेल्ट लाइक अ काइंड ऑफ फ्रीडम, कि अभी तक क्या था कि बाल जो थे इतने भारी भरकम थे और अब सर एकदम हल्का हल्का हो गया. उसको ऐसे लगा जैसे कि वो जंगल से निकाल कर उसको ओपन जगह पर छोड़ दिया. जंगल में भटक रही थी, कोई रास्ता नहीं था आने जाने का, लेकिन जब उसको ओपन प्लेन में, मैदान में छोड़ दिया जाए तो कैसे वो एकदम फ्री, आज़ाद होकर घूमने लगता है. इस प्रकार से वो लड़की घूमने लगी. Oh, Maggie, said Tom, jumping round her and slapping his knees as he laughed. Oh, my buttons. What a queer thing you look. Look at yourself in the glass. अब मैगी का जो नया रूप था, यानी कि एक लड़की जिसके बाल बहुत लंबे हों, सडनली वो बालों को काट के छोटा कर दे तो वो कैसी लगेगी एकदम से. तो जो सामने वाले जो लोग होते हैं उनको बड़ा अजीब लगता है जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से एकदम अपना जो लुक है वो चेंज करके आए. तो यहाँ पर मैगी जो है उसका लुक चेंज हो गया था. तो ये देखकर जो टॉम था वो अपने पाँव पे, अपनी नीज़ पे हाथ मारते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहता है, अरे तुम तो बड़ी अजीब लग रही हो, देखो अपने आप को जाके ग्लास में, यानी कि शीशे में अपने आप को देखो. मैगी फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड पैंग. शी डिडंट वॉन्ट हर हेयर टू लुक प्रेटी, दैट वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन. She only wanted people to think her a clever little girl and not to find fault with her. But now, when Tom began to laugh at her and said she looked like an idiot, the affair had quite a new aspect. She looked in the glass, and still Tom laughed and clapped his hands. Maggie's cheeks began to pale and her lips to tremble a little. अब मैगी जो है उसको एक, वो बहुत ज़्यादा उसको दुख हुआ. शी फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड पैंग. पैंग का मतलब होता है पेन. उसको एक अजीब सा दर्द फील हुआ, यानी कि ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई चीज़ खो दी है. और वो शुरू से ही चाहती थी कि उसके बाल जो हैं इतने सुंदर ना दिखें, कि वो हमेशा से चाहती थी कि वो लोगों की नज़रों में क्लेवर गर्ल, यानी कि एक चतुर लड़की के रूप में जानी जाए और कोई भी उसके अंदर कोई भी फॉल्ट, कोई भी गलती ना ढूंढ सके. लेकिन अब एक्चुअली में हमने देखा कि उसके बालों की वजह से हर एक व्यक्ति उसको टोकता रहता था, बाल बना लो, बालों को संभाल लो, बाल यहाँ नहीं आने चाहिए, वहाँ नहीं आने चाहिए. तो वो चाहती थी कि इस तरह की प्रॉब्लम उसके साथ आगे ना हो और सब लोग उसको एक क्लेवर गर्ल समझें. तो वो चाहती थी कि ऐसा हो उसके साथ. लेकिन अब जब उसने बाल काट दिए हैं और टॉम जो है उस पर लगातार हंस रहा है और वो कह रहा है कि तुम एक इडियट दिख रही हो, तो इसका मतलब वो तो एक क्लेवर लड़की बनने के लिए ऐसा काम कर रही थी, बाल काट रही थी, लेकिन अब वो इडियट दिख रही है. तो ये जो है ये एक नई समस्या शुरू हो गई है. तो इसीलिए वो जाकर ग्लास में अपने आप को देखती है और इसी दौरान जो टॉम है उसका ब्रदर वो पीछे से तालियां बजा बजा कर हंस रहा है. लेकिन मैगी के जो चीक्स हैं वो अब धीरे धीरे पीले होने लगे और उसके लिप्स धीरे धीरे घबरा कर, ट्रेम्बल मतलब होता है शेक करना, कांपना, तो यानी कि उसके जो चेहरे का रंग उड़ गया, पीली पड़ गई है वो, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को बताए बिना अपने बाल भी काट दिए हैं और अच्छी भी नहीं दिख रही है वो, तो उससे वो और घबरा गई है. ओ मैगी, यू विल हैव टू गो डाउन टू डिनर डायरेक्टली, सेड टॉम. ओह माय. अब मैगी जो है वो डिनर पे बैठने वाली है जाके, और टॉम कहता है कि चलो तुम सीधा डिनर के लिए जाओ. और तभी सामने से शायद वो बच्ची बोलती, ओह माय गॉड, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा एक डरावनी सिचुएशन हो गई है उसके लिए, एक खतरनाक सिचुएशन हो गई है और एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम उसके सामने आ गई है. उसने बाल काट दिए और अब सीधा नीचे जाएगी तो सब लोग उसको डांटेंगे और मे भी पूछेंगे कि बाल कहाँ गए. डोंट लाफ एट मी टॉम, सेड मैगी इन अ पैशनेट टोन विद एन आउटबर्स्ट ऑफ एंग्री टीयर्स, स्टैम्पिंग एंड गिविंग हिम अ पुश. मैगी कहती है, टॉम तुम मेरे पे हंसो नहीं, और ऐसा कहते हुए रो पड़ती है और उसको धक्का देती है क्योंकि वो गुस्सा हो जाती है कि मैंने बाल काट दिए और ऊपर से ये मुझे परेशान कर रहे हैं. नाउ देन स्पिटफायर, सेड टॉम, व्हाट डिड यू कट इट off for? Then I shall go down. I can smell the dinner going in. He hurried downstairs and left poor Maggie
to that bitter sense of the irrevocable, which was almost an everyday experience of her small soul. अब यहाँ पर जो टॉम है वो एक गुस्सा, उसको भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि स्पिट फायर जैसे दिया गया, पर्सन विथ फियर्स टेम्पर, यानी कि बच्चे जो हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो जब मैगी ने उसको धक्का दिया तो टॉम जो है वो गुस्से से बोलता है कि तुमने अपने बाल काटे क्यों, मैं तो नीचे जा रहा हूँ, मुझे डिनर की स्मेल आ रही है, मुझे तो खाने की स्मेल आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने, तुम बैठी रहो जो करना है। तो ऐसा कहते हुए वो जो टॉम था वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरा और नीचे चला गया, और मैगी जो थी वो वहीं पर खड़ी रही। और जो चीज़ उससे गलत हुई थी, दैट इज़ इररिवोकेबल, यानी कि जो काम उसने किया था उसको वापस तो वो नहीं ला सकती, यानी कि ऐसा काम जो वापस नहीं लाया जा सकता, जो चेंज नहीं किया जा सकता है, तो वो ऐसा वापस तो नहीं कर सकती थी, तो वो वहीं खड़ी रही। और आज वो काफ़ी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसका भाई भी उसको छोड़ के चला गया और उसने बाल भी काट दिए हैं। तो नाउ शी इज़ फीलिंग वेरी बैड टुडे। शी कुड सी क्लियरली इनफ नाउ द थिंग वॉज डन that it was very foolish and that she should have to hear and think more about her hair than ever. अब तक वो अपने हेयर को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती थी। वो सोचती थी कि उसके ऊपर बोझ है, यानी कि बार बार लोग बोलते हैं अपने बाल संभालो, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन अब उसको फील हुआ कि उसने जो काम किया है वो बहुत ही फुलिश, बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कार्य है, और अब वो सोच रही है कि मुझे सबकी बात सुननी चाहिए थी और अब अपने बालों के बारे में मुझे ज़्यादा सोचना चाहिए था। मैगी, you little silly, said Tom, Sir? peeping into the room 10 minutes. बोलो। सर अभी आज का